हमारे और आपके बस में तो है नहीं कि भाई बहुमत से चाहे बाईक्रू को सत्ता में बैठ गए हैं तो अपना एजेंडा लागू करेंगे ही। वो क्यों आपके एजेंडे पे चलेंगे? और आप क्यों उनसे आशा करते हैं कि वो आपके एजेंडे पे चलें? सवाल इस बात का है कि जो आदमी बाहर कोई भी आप अपने विरोध में आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो संसद के भीतर जो है अपने खिलाफ आवाज को क्यों बर्दाश्त करेगा? कांग्रेस को जो आज धकियाया जा रहा है पार्लियामेंट में, मैं सब धकियाना इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब अभी मोदी जी ने इनको पिटवाया नहीं है, अंदर धकिया के बाहर किया है। इसके लिए जिम्मेवार ये खुद हैं। अगर इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं में जो आशंका आपने कहा कि अंबेडकर साहब ने जाहिर करी थी, अगर उन आशंकाओं पे काम किया होता बाद की सरकारों ने, और जहां जहां थोड़ी थोड़ी त्रुटि रह गई थी, अगर उसको त्रुटि को सुधारते जाते तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते हमें। जो सत्ता की कोठरी है वो कहती थी कि वो जो है गोधरा के बाद जो है स्वतः स्फूर्त दंगे थे और उसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं थी। उस पर जो है आपके जो है गृह मंत्री का ये कहना था कि मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया, मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया कि गुजरात में दंगे होना बंद हो गए। अब ये बात कोई पूछे तो इसका मतलब है ना कि मतलब वो जो स्वतः स्फूर्त दंगे में वो मोदी जी द्वारा प्रायोजित था। अगर गृह मंत्री की बात पर आप विश्वास करें तो कौन सा सबक सिखाया उन्होंने? यही सिखाया ना कि 3 दिन पुलिस कुछ न करे, जो हो रहा है होने दे। बहुमत से अल्पमत का कत्लेआम करवाया और उसको जो है गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो है मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया। क्योंकि इंदिरा जी ने ये किया था, चूंकि राजीव जी ने ये किया था, चूंकि नरसिंह राव जी ने ये किया था, और चूंकि अटल जी ने ये किया था, मैं इनका भी नाम लेना चाहूंगा, तो हम भी ये कर रहे हैं, जायज है। हमने संविधान को नहीं पढ़ना, हमने कागजों में जो कुछ लिखा है, जो इस देश कानून वेता, संविधान विशेषज्ञ और देश के प्रबुद्ध जनों ने जो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और एक लंबे विचार विमर्श के बाद जो संविधान का निर्माण किया था, हमने उसको नहीं मानना है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी भाषण आपको याद होगा कि संविधान भले कितना बुरा, लागू करने वाले की जिन पर जिम्मेदारी है वे अच्छे हुए तो संविधान अच्छा साबित होगा। संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लागू करने वाले की प्रकृति ठीक नहीं है तो संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा था कि संविधान पर अमल करना पूरी तरह से संविधान पर ही निर्भर नहीं करता। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों जैसे कि कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का कार्य हमेशा लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब किस प्रकार पेश आएंगे यह कोई कैसे बताए? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को अपनाएंगे या क्रांतिकारी मार्ग अपनाएंगे, क्या बताया जाए? इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे कैसे पेश आएंगे जाने बगैर संविधान के बारे में कोई भी निर्णय लेना निरर्थक होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी आशंका जाहिर की थी कि इसी संविधान का इस्तेमाल करके संविधान को ध्वस्त करने की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर ना। संदर्भ है संसद का शीतकालीन सत्र। 92 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए जा चुके हैं। मामला है संसद में घुसपैठ का। 100 से ज्यादा सांसदों पर, विपक्ष के सांसदों पर कार्रवाई हुई। क्या डॉक्टर अंबेडकर जो आशंका व्यक्त कर रहे थे 25 नवंबर 1949 को, वो आशंका सही साबित हो रही है? समझने की कोशिश यही है। मेरे साथ इस एपिसोड में दो खास मेहमान हैं। लगातार अंबेडकर नामा पर आप सुन रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हमारे साथ हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार को, लेखकों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्या अघोषित आपातकाल है या चुनाव से पूर्व, लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी सांसदों को दबाने की कोशिश हो रही है? पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाएं और अब संसद के अंदर भी इसी बात को समझने का प्रयास है। स्वागत है सर जी, नमस्कार। जेपी साहब, पहले आप ही से शुरू करते नहीं, हैं। पहले संजीव भाई शुरू कीजिए। संजीव जी, चलिए आप ही शुरू कीजिए।
देखिए, कुल मिला के जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो आशंकाएं जाहिर की थी, वो 70 साल 72 साल बाद वो आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। और वो कोई सिद्धांत रूप से अभी तो जाने की जरूरत ही नहीं है, तो व्यवहार रूप में नजर ही आ रहा है कि जिस ढंग से विपक्षी सांसदों को निकाला गया संसद से, सभा दोनों जगह, और जिस ढंग से अब उस सारे निष्कासन को, सस्पेंशन को जिस तरीके से जायज ठहराते हुए एक उदाहरण दिया जा रहा है सरकार के सहयोगियों और जो सरकार के जो कंट्रोल्ड जो बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं, कि ये काम राजीव गांधी ने भी किया था और एक साथ 66 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया था उनके कार्यकाल में, जब वो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब किसी भी एक गलत कार्य को सही ठहराने के लिए पुराने कार्यकाल को एक उदाहरण देकर उसको जायज ठहराने की एक नई परंपरा शुरू हो गई है कि चूंकि इंदिरा जी ने ये किया था, चूंकि राजीव जी ने ये किया था, चूंकि नरसिंह राव जी ने ये किया था और चूंकि अटल जी ने ये किया था, मैं इनका भी नाम लेना चाहूंगा, तो हम भी ये कर रहे हैं, जायज है। हमने संविधान को नहीं पढ़ना, हमने कागजों में जो कुछ लिखा है, जो इस देश कानून वेता, संविधान विशेषज्ञ और देश के प्रबुद्ध जनों ने जो लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और एक लंबे विचार विमर्श के बाद जो संविधान का निर्माण किया था, हमने उसको नहीं मानना है और हर फ्रंट पे हमने वही करना जो हमारी मनमर्जी है। इसका कारण क्या है? आखिर ये एक 95 सांसद क्यों निलंबित किए गए? देखिए, इसके दो बड़े फैक्टर है। एक बड़ा फैक्टर है कि मामला है सुरक्षा में चूक। पार्लियामेंट के अंदर जो उस दिन जो दो लड़के अंदर गए और जिस ढंग से उन्होंने वहां धुआं फैलाया, बाहर में दो लोग बच्चे जो थे प्रदर्शन कर रहे थे और बेरोजगारी को लेकर नारा लगा रहे थे, और साथ में एक और चीज बता दूं कि वो भारत माता की जय भी नारा लगा रहे थे। भारत माता की जय बेरोजगारी के खिलाफ था, भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे, बेरोजगारी के खिलाफ नारा लगा रहे थे, डिक्टेटरशिप के खिलाफ नारा लगा रहे थे। ये इससे इनकी चिंता बढ़ गई क्योंकि वो आठों के आठों जो थे वो माइनॉरिटीज के नहीं थे, वो हिंदू संप्रदाय के थे, हिंदू थे। और जिस हिंदुत्व की लहर एकाएक भाजपा उत्तर भारत में चला रही है, दक्षिण में कोशिश कर रही है, उसी बीच उत्तर भारत के ही कुछ इलाकों से, क्योंकि उसमें एक हरियाणा की लड़की है, एक उत्तर प्रदेश का लड़का है, एक बिहार का लड़का है, बेरोजगारी और डिक्टेटरशिप की बात अगर पार्लियामेंट के आसपास किया है तो सरकार की चिंता इससे बढ़ गई है। अब चूंकि ये बहस हो रही है, वो मांग कर रहे हैं कि इस पे आके प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जवाब दे। जवाब कैसे दें? उसमें से एक लड़का जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद के पास पे गया है। अगर एक सांसद, अगर कोई कांग्रेस के सांसद ने अगर पास अगर दे दिया होता तब तक सांसद आतंकी घोषित हो जाता और ये लड़के भी आतंकी, तो ऑलरेडी इन पे जो धाराएं लगी है वो आतंक वाली धाराएं लगी है, यूएपीए वाली। तो लेकिन अब सरकार की विकट समस्या है कि वो सांसद को बचाना है जिसने पास दिया है, प्रताप सिम्हा को, जो बेंगलोर के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं। सरकार की दूसरी चिंता एक और है, जो लड़के प्रदर्शन में थे वो सर्व जातीय हैं। एक ब्राह्मण भी है, बिहार का झा जी, झा, ललित झा, हरियाणा की लड़की है, वो कुम्हार जाति से है, ओबीसी अति पिछड़ा को हिंदुत्व की धारा में लाने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन वो लड़की कुम्हार जाति की है। तो हिंदुत्व के जो प्रयास है कि अति पिछड़ों को हिंदुत्व की धारा में लाया जाए, उस पर चोट है। उत्तर प्रदेश वाला लड़का शर्मा जी है, अब वो अति पिछड़ा शर्मा जी हैं कि वो ब्राह्मण वाले शर्मा जी हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन भाजपा की जो सबसे बड़ी चिंता है कि जो कर्नाटक वाला लड़का जो बीजेपी के ही सांसद के पास अंदर घुसा था, वो क्लिक का कम्युनिटी से, और एक बहुत मजबूत पीजेंट्री जो कर्नाटक के अंदर है, और जिस जाति से कांग्रेस के डिप्टी सीएम है वो DK शिव कुमार, और वो कर्नाटक के अंदर एक इंपॉर्टेंट पीजेंट्री कास्ट से संबंधित एक लड़का अगर बेरोजगारी को लेकर हंगामा कर रहा है, तो ये भी सरकार के लिए चिंता है कि इस देश में आप तो रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, वो बेरोजगारी के खिलाफ आके नारा लगा रहा है। और एक ऐसा है जो मध्यवर्ती किसान जाति का लड़का है, लेबर क्लास के फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एक मराठा लड़का है, अलग स्टेट से, सिंधे है। अब वो सिंधे मराठा सिंधे है या दलित सिंधे है, एडजेक्टिव भी उसकी बात नहीं आई है। लेकिन ये कुल मिला के एक बात आ गई है कि ये जो 6 के 6 जो लोग हैं, इसमें अलग अलग राज्य के लड़के हैं,
सारे हिंदू कम्युनिटी से है, माइनॉरिटी से नहीं है। अगर माइनॉरिटी से होता है तो अब तक आईएसआई से उनका लिंक जोड़ दिया गया होता, अब तक पाकिस्तान से उनका लिंक जोड़ दिया गया होता और तमाम टेरर आउटफिट से उसके रिलेशन बना दिए गए होते। लेकिन ये सारे हिंदू लड़के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो बातें वहां पे उठाई है, वो बातें जो उठाई है वो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और लोकतंत्र को बहाल करने की बात उठाई है। और प्लस जो है कि ये जो है भारत माता की जय के नारा भी लगा रहे थे। कोई इनके राष्ट्रभक्ति पे क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि भारत माता की जय की बात कर रहे हैं। हिंदू भी। हाँ, तो ये प्रताप सिन्हा जो है बीजेपी के सांसद को बचाने के लिए 95 सांसद को बात कर रहे हैं। एक तो कारण ये है, दूसरा है कि इंपॉर्टेंट बिल्स पार्लियामेंट में आए हुए हैं, खास करके जो इंडियन कोड को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता से जो बिल है उसको सरकार बिना बहस पास कराना चाहती है। उनको सरकार बिना बहस पास कराना चाहती है। तो वो अगर ये 95 लोग बाहर हो जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा से, बिना बहस सारे बिल पास हो जाएंगे। अब इसमें तो लोकतंत्र के सारे मान्यताओं की धज्जियां उड़ गई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको देख नहीं रहा है, कोई उन पे क्वेश्चंस नहीं उठाने वाला है। बाकी जो अलग अलग चेक एंड बैलेंस है वो सब पैरालाइज हो चुके हैं। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं? इसमें तो अब तो बीजेपी मतलब कि 24 की लड़ाई से पहले वो टोटली हर चीज को धाराशाही करके ये भी बताना चाहती है कि हम 24 में इसी तरह से जीत के आएंगे। अब बाकी जनता ने फैसला कर। जेपी सर, बीजेपी सिर्फ इतिहास से गलत परंपराओं का अनुकरण करती है और उसका अनुकरण करते हुए अपनी एक खास तानाशाही स्थापित करना चाहती। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने तमाम लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। बैंक का राष्ट्रीयकरण, पीएसयू बनाना, डैम बनाना, देश का पूरा विकास। राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता था उस समय। इस पे चर्चा नहीं हो रही कि सिर्फ जो इतिहास में जो हुआ है उनके नजर में जो गलत है उसका अनुकरण कर सिर्फ अपनी तानाशाही स्थापित करना चाह रही है। जेबी साहब, देखिए सर, आपको इसके लिए थोड़ा आजादी के संघर्ष का, आधुनिक काल का जो है के समय जाना पड़ेगा जी। ये सर्वविदित है कि आरएसएस जो है वो क्या कहते हैं, जो आजादी मिली उसके माने उसकी पक्षधर नहीं थी। वो चाहती थी कि आजादी हिंदू राष्ट्र को मिले, वो सेकुलर राष्ट्र को न मिले। और उसमें जो अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया, तो एक कहने सुनने की बात है, जो इस देश में 18% 16% जो है अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान भी भारत में होता और उतनी बड़ी संख्या होती तो कैसे बर्दाश्त करती। हाँ, उसका उस समय जो मॉडल था कि मुस्लिम लीग के साथ जो है वो हिंदू पक्ष भी जो है सरकार में शामिल है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल थे। तो वो फार्मूला चलता कि ये जो है कभी तुम्हारा प्रधानमंत्री, कभी हमारा प्रधानमंत्री, और वो जो है सेकुलर लोग जो है हमेशा किनारे लगे रहते। और उसका बीजेपी लगातार प्रयास करती रही। लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने के लिए सेकुलर पार्टियां भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बाद, और जो उधर लोहिया जी का जो गैर कांग्रेसवाद था, जिसमें जो है कम्युनिस्ट से लेकर के और जनसंघ भी सब शामिल थे, तो उससे जनसंघ को पैर जमाने की जो है मतलब क्या कहते हैं मजबूती मिली। वरना जो है जिस समय देश आजाद हुआ था और महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद इस विचारधारा के लोगों के प्रति देश भर में बहुत आक्रोश था। और आज का जमाना होता तो उस समय हो सकता है कि देश भर में जिस तरह सिख विरोधी दंगे हुए थे, उस तरह जो है क्या कहते हैं आपके आरएसएस विरोधी दंगे भी हो गए होते। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद जो कांग्रेस की लीडरशिप आई, जिसमें राजीव गांधी भी थी, हालांकि तब तक जनसंघ का जो बदला संस्करण था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी और बहुत दूर दूर तक थी। लेकिन पता नहीं किस तुफैल में राजीव गांधी जो है उनको जो है सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है वो नशा चढ़ गया। और सॉफ्ट हिंदुत्व के नशे में जो है वो आपका क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का ताला खुला, ये खुला, उसमें भी उनका, नरसिम्हा राव का, इन लोगों का योगदान था। इसके बाद जो आपका सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने
एफिडेविट दिया, उसके उल्लंघन में जो है वो क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया और नरसिम्हा राव की सरकार बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तो इन्होंने खुद उनको आमंत्रित किया कि तुम आ जाओ। तो आज वो लोग सरकार में हैं जो आपके आजादी की लड़ाई के जो सिद्धांत थे और जो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके बिल्कुल विपरीत थे, और वो आज अगर सत्ता में है तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। और उनको लाने का अगर श्रेय किसी को है तो वो जो है कांग्रेस की अदूर दृष्टि का ही है, जिन्होंने जो सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया। तो पता चला कि आपके सॉफ्ट हिंदुत्व से हिंदुत्व वाले तो आपके आए नहीं और बाकी बिदक गया। उसके पीछे कारण ये था कि 77 के चुनाव में मुस्लिम पक्ष जो है बहुत खुल करके जनता पार्टी के साथ उत्तर भारत में आ गया था, दक्षिण भारत में नहीं आया था, उत्तर भारत में आ गया था। आपके शाही इमाम अचानक बहुत जो है क्या कहते हैं सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स हो गए थे। उन्होंने वो किया कि सब सारे मुसलमान जो है वो क्या कहते हैं, लेकिन उनके कहने से उत्तर भारत के ही मुसलमानों का में ध्रुवीकरण हुआ था, आपके उधर नहीं हुआ था, क्या कहते हैं दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। दक्षिण भारत में कांग्रेस बराबर से जो है चुनाव उसी तरह जीत के आई थी जैसे हमेशा जीतती रही है। जो आपके दक्षिण भारत में जो क्षेत्रीय दल है उनका उस समय उभार भी नहीं हुआ था। तो आपने ही एक प्रकार से उनके लिए जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया कि वो जो है सत्ता में आ जाएं, और आपने जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है जो चाल चली तो उससे भी एक कॉमन उसमें फैला कि भाई आप भी जब हिंदुत्व के ही प्लेटर पर हैं तो जो प्योर हिंदुत्व है हम उसी को क्यों ना जो है चुने, हम आपको क्यों चुने। आप तो गए थे वहां मंदिर मंदिर घूम रहे थे और आप सॉफ्ट हिंदुत्व चला रहे थे, आपने ताला खुलवाने में मदद की, आपने नया शिलान्यास कराया। तो अब वो सरकार में आ गए हैं और वो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, और उनके एजेंडे में तानाशाही जो है वो अंतर्निहित है, वो कभी भी सेकुलर नहीं थे। आपके बता दें, आखिर जनसंघ अगर सेकुलर होता या जनसंघ कह रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर सेकुलर होता और वहां लोकतंत्र होता तो एक ही जाति संप्रदाय के विशेष लोग उसके सरकारवाह होते। छौके के लिए दो चार लोग इधर उधर हैं, जैसे रज्जू भैया हैं कि वो छत्री होकर के सरकारवाह बन गए, शेषाद्री हैं जो आपके क्या कहते हैं वो चित्त पावन नहीं है, वरना तो सब ज्यादातर वहां चित्त पावन ब्राह्मण ही जो है वहां अध्यक्ष बनते रहे हैं, जो है हेगडेवार और उनके साथ। और चित्त पावनों के बारे में है कि वो मूलतः यहूदी हैं, ऐसा गूगल बाबा बताते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में उनके लिए जो है वो आपका लोकतंत्र में तानाशाही जो है वो क्या कहते हैं वो है। आप ये बताइए कि आज जो है संविधान में संशोधन करके और ये हो गया कि केवल बाहरी हमले में ही जो है इमरजेंसी लागू होगी, लेकिन जो तमाम कानून बना दिए गए हैं यूएपीए से लेके पीएमएलए तक, वो सब जो है कहीं ना कहीं प्रकारांतर से जो है वो तानाशाही के जो है क्या कहते हैं मतलब समर्थक में है। और ये जो तीनों बिल जैसा संजीव भाई ने बताया कि लोकसभा में है, और तीनों बिल का जो तीनों बिल कहते हैं तीनों कानूनों का एक जो बिल है इंडिया वाला, उसमें अगर जो है वो पास होता है तो तानाशाही को उसमें बाकायदे जो है वो क्या कहते हैं कोडिफाइड कर दिया गया है कि मतलब किस तरह से जो है वो सरकार का वर्चस्व जो है कानून व्यवस्था पर रहेगा, और जिसको चाहे उसको बिना किसी हुल इज्जत के जो है वो जेल के अंदर कर दे और जेल के अंदर ही रहेगा। आखिर पीएमएलए में जमानत नहीं हो रही है, आखिर यूएपीए में जमानत नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ला कहता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी लोग हैं जो विचारधारा विशेष के हैं, तो उसी तरह हाई कोर्ट के जज लोग भी विचारधारा विशेष के हैं, और उनको तुरंत पीएमएलए यूएपीए में जो है तुरंत देशभक्ति और देशद्रोह नजर आने लगता है तो रिलीफ मिलती नहीं है। जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें फूफा जो है चलता है कि उन्होंने देर किया, इन्होंने ये किया, तो ये अपनी तरफ से देते हैं साहब कि हम ईमानदार हैं। आखिर बेला त्रिवेदी को सुप्रीम कोर्ट में जो है कौन ले आया? महिला के नाम पर जो आपके क्या कहते हैं रमन्ना साहब के कार्यकाल में बेला त्रिवेदी आई, तो बेला त्रिवेदी जो है वो क्या कहते हैं लोअर जुडिशरी से थे, उसी तरह जैसे जेएमएल सिन्हा साहब जो है लोअर जुडिशरी से हाई कोर्ट के जज हुए थे प्रमोट होकर के, और उनको भी ऑफर था कि अगर आप जो है वो क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव याचिका में उनके पक्ष में फैसला देते हैं तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर उन्होंने फैसला दे के सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए होते तो क्या वहां जाके जजमेंट देते?
तो सवाल इस बात का है कि ये बड़ा भीतर से गहरा है मामला, और जब आप ही ने थाली में सजा के उनको दे दिया है तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, फिर आप रो क्यों रहे हैं या हम क्यों रो रहे हैं? हमारे और आपके बस में तो है नहीं। जब भाई बहुमत से चाहे बाई हु का बाई क्रू को सत्ता में बैठ गए हैं तो अपना एजेंडा लागू करेंगे ही। वो क्यों आपके एजेंडे पे चलेंगे? और आप क्यों उनसे आशा करते हैं कि वो आपके एजेंडे पे चलें? सवाल इस बात का है कि जो आदमी बाहर कोई भी आप अपने विरोध में आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो संसद के भीतर जो है अपने खिलाफ आवाज को क्यों बर्दाश्त करेगा? अब आए प्रताप सिम्हा की बात, तो प्रताप सिम्हा के मामले में ये भी बात हवा में है कि जो है वो क्या कहते हैं, ये बीजेपी के भीतर का जो अंदरूनी कला है उसका भी ये दुष्परिणाम हो सकता है। क्योंकि सारे के सारे जो है आपके जो उसमें घुसे थे या घुसने में जो सहायक थे या जो उसके रचयिता थे, वो सारे के सारे जो है हिंदू हैं और सभी जातियों के हैं। और सिंधे लड़का जो है जो पकड़ा गया है वो जय भीम का भी नारा लगा रहा था, केवल भारत माता की जय का ही नारा नहीं लगा रहा था, वो जय भीम का भी नारा लगाता। आखिर एक सांसद को बचाने के लिए आप जो इतना सब नाटकबाजी कर रहे हो, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी लगी हुई हैं, तो इसका क्या अर्थ है? और अभी तक आपने जो है इस पर जो है कोई बयान नहीं दिया। अभी कोई जैसा संजीव भाई ने बताया कि किसी कांग्रेसी सांसद या किसी मुस्लिम सांसद या तृणमूल के या किसी भी विपक्ष के सांसद के द्वारा पास पर वो दोनों लड़के गए होते भीतर, तो अब तक उस सांसद का जो है वो क्या कहते हैं आपके लाल किले पर जो है ट्रायल हो गया होता कि जो है ये देशद्रोही है और जो है जानबूझ कर संसद में सीन क्रिएट किया गया है। इस समय जो मध्य प्रदेश और 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश विशेष में जिस तरह ईवीएम की सब बातें उठ रही हैं, जिस तरह, तो क्यों नहीं ये माना जाए कि इन सारी बातों को शांत करने के लिए ये रचा गया है? ये क्यों ना माना जाए कि जो बीजेपी का आंतरिक संघर्ष है उसमें जो है जो अमित शाह के खिलाफ लॉबी है, वो अमित शाह को जलील करने के लिए उसने इस तरह का जो है रचना रचवा दी है, क्योंकि प्रताप सिम्हा का नाम आ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि अगर जो लोग सारे आरएसएस के ही हैं वही अगर आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हुए अगर सार्वजनिक डोमेन में पकड़ जाएंगे या सार्वजनिक डोमेन में मामला आ जाएगा, तो क्या विश्वसनीयता संघ की रहेगी? आपको बता दें आखिर प्रताप सिम्हा पर अब तक क्या हुआ, आप बताइए। और प्रताप सिम्हा ने 2-2 लोगों को पास दिया था एक को नहीं दिया था। वो जो कर्नाटक का लड़का था उसके साथ एक और जो सिद्धे कूदा था वो भी उनके पास पर जो है भीतर कूदा था। तो ये बहुत लंबा मामला है, आपको बता रहे हैं। और इसमें जिस तरह सरकार बयान देने से भाग रही है उससे कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आ रहा है। कई दिन बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी गंभीर बात है वगैरह वगैरह, बाहर एक पब्लिक उसमें, लेकिन अमित शाह को पार्लियामेंट में क्यों नहीं बयान दे रहे? तो वो बयान देंगे तो क्या देंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि प्रताप सिम्हा ने क्यों जो है इनको पास दिया था? और वो उस लड़के के बारे में है कि वो प्रताप सिम्हा का बहुत क्लोज एसोसिएट है, मैंने बहुत घनघोर समर्थक है मनोरंजन डी जिसका नाम, जो वो लिंगा वाला संजीव भाई ने जैसा कि बताया, तो वो लिंगा है, सिंधे दलित है, सागर शर्मा जो है वो ब्राह्मण बताए जा रहे हैं, वो बैकवर्ड नहीं बताए जा रहे। ललित झा ब्राह्मण है, वो लड़की मान ली कुम्हार है हरियाणा वाली, उसके बारे में तो अभी तक नहीं था कि वो क्या है। तो नहीं, इस तरह जो लोग, वो कुम्हार है, हाँ उसके ब्रदर का इंटरव्यू आ चुका है और उसके पक्ष हाँ में उसके गांव में किसान जो संगठन हैं वो मीटिंग भी कर रहे हैं और कल परसों भी उसके गांव में रैली वैली निकाली गई थी। और वो लड़की जो है पहले वो किसान मूवमेंट में भी एक्टिविस्ट के रूप में शामिल होती रही। हाँ, तो ये बड़ा सब गंभीर मामला हो गया। और चूंकि इसमें बयान देने के लिए सरकार के पास विपक्ष को अभी भी कहीं ना कहीं दबे स्वर में तृणमूल कांग्रेस को या बंगाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने का जो है वो कहीं ना कहीं हवा में फेंका जा रहा है, लेकिन कोई इसका लेने वाला नहीं है, मतलब इसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है कि ये जो है तृणमूल कांग्रेस या बंगाल का मामला हो सकता है। लेकिन ये मामला शुद्ध जो है वो संघ के विचारधारा का है, जिसका एजेंडा वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन इस घटना के पीछे और पक्ष और विपक्ष सब में बराबर के तर्क हैं, लेकिन ये तर्क का जो है रिजल्ट तभी सामने आएगा जब इसकी निष्पक्ष जांच हो। संजीव जी, जी, जिस तरह से कार्रवाई संसद के भीतर हो रही है, कई जगह गैर भाजपाई दलों की भी सरकार है, झारखंड, बिहार और तमाम आप तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां भी तो बीजेपी के जो नेता हैं, हाल का मामला झारखंड का है, वो भी तो हंगामा कर रहे हैं, बेल में घुस रहे हैं। तो वहां की सरकारें क्या कर रही है? अभी संवैधानिक मर्यादाओं के साथ काम कर रही है।
क्या वो निष्कासित नहीं हो सकते हाउस से? देखिए, निष्कासित करने के लिए तो एब्सोल्यूट स्पीकर के हाथ में सारा कुछ होता है, और स्पीकर जो होता है सत्ताधारी दल का होता है, और स्पीकर चाहे तो फैसला ले सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्पीकर का माइंडसेट क्या है, डिक्टेटर का है या लोकतांत्रिक है। इनफैक्ट अब जो लोकतांत्रिक स्पीकर होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास होगा, तो वेल में हो रहे हंगामे को स्वीकार करेगा, उसको सुनेगा, उनके ग्रीवेंसेस को सुनेगा, उस पर डिस्कशन कराएगा। अगर अलोकतांत्रिक स्पीकर होगा, जिसका संवैधानिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं होगा, लोकतंत्र में एकदम विश्वास नहीं होगा, तो यही हरकत करेगा जो कल पार्लियामेंट के अंदर हुआ है, और परसों जो हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, जो कल परसों में 2 दिनों में हुआ है। तो बात होती है कि मूल्य कितना जो नेतृत्व कर रहा है उसको कितना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है। अब बात यह है कि देखिए, संसद के अंदर जो 5 साल का अगर घटनाक्रम देखें, तो सरकार, ये वर्तमान सरकार में लोकतांत्रिक मूल्यों में तो कोई विश्वास ही नहीं है। कई उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये पहला ऐसा लोकसभा है जहां पे कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है, जबकि संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि डिप्टी स्पीकर जरूरी होना चाहिए, वो नहीं है। अब आप देखिए कि 5 साल में जो वर्किंग अगर देखिएगा, तो अभी अभी मैं कहीं देख रहा था कि जो सीएजी की रिपोर्ट होती है ऑन एन एवरेज प्रतिवर्ष 40 पेज, यूपीए के टाइम में तो 60 से 65 ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाती थी, सीएजी की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में वो 40 पे संख्या आ गई, और अब सीधा घट के 40 से वार्षिक 22 पे आ गई है, आधी पिछले 5 सालों में। तो अब तो जो पार्लियामेंट में जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, उनका वर्किंग भी ठंडा हो गया है, वो भी ठंडे हो गए हैं, वो ना कहीं ढंग से ऑडिट कर रहे हैं, और उनके ऑडिट रिपोर्ट्स भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं पेश हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो जो डिपार्टमेंट्स पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं, उनके वर्क शैली को देखें, उनके रिपोर्ट्स को देखें, अगर वही नहीं पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट किस तरह की इस देश में काम कर रहा है। आप ये देखिए कि और तो और ऐसे इंस्टीट्यूशनों में स्टाफ की भी अब कमी हो रही है, ताकि उनका काम ढंग से ना चले, कुछ लोग काम चलाएं। तो ये जो सारी स्थितियां जो जानबूझ के क्रिएट की गई है, इसको देखते हुए आप ये मान के चलिए कि वर्तमान सरकार जो है लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा मंदिर जिसको बोलते हैं, उस मंदिर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, न कि संविधान में लिखे हुए अनुच्छेदों के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं की गिरावट आप देखिए। अभी देखिए गवर्नर वर्सेज स्टेट्स कुछ राज्यों में चल रहा है, सीएम वर्सेस गवर्नर का विवाद चल रहा है, पंजाब में है, तमिलनाडु में है, अपने रहता है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में तो भी नहीं हुआ है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। केरल में तो पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है कि जहां जहां गवर्नर साहब जा रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लड़के काला झंडा उन्हें दिखा रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, और वो रोए पीटे जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो गई है केरल में। आरिफ मोहम्मद खान साहब का बयान आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी केरल में ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ तो आप घूम भी नहीं सकते, जहां जा रहे हैं एसएफआई वाले झंडा दिखाते हैं। अब आरिफ मोहम्मद खान साहब का वर्क देखिए कि वो कितना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं। एक तरफ तो एसएफआई के लड़का उनका विरोध कर रहे हैं, तो वहां तो उनको मशीनरी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ खुद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो उनकी तरफ नजर नहीं आता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप बिल क्यों रोक के बैठे हुए हो। 8 बिल उन्होंने रोक के बैठ रखा था उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 बिल को अप्रूवल दिया और 7 बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया। और वो बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्यों भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, वो भी संविधान में प्रोविजन है कि अगर वो हाई कोर्ट के पावर्स को कट करने वाला कोई बिल है, या कंकरेंट लिस्ट का कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसपे सेंटर ने कोई बिल बना रखा हो और स्टेट लेजिस्लेशन कोई है जो सेंटर के कंकरेंट लिस्ट के उस बिल को अगर सेंटर द्वारा बनाया गया लॉ को कहीं वायलेट कर रहा हो, स्टेट का लॉ, तब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। वो सब कहीं नहीं है, लेकिन खान साहब ने साथ के साथ बिल रोक लिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, लेकिन खान साहब नहीं मान रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो गया। तो ये जो इनका जो डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का, ये खान साहब वही है, आपको याद होगा मुस्लिम महिला बिल पे बड़े क्रांतिकारी थे, पर्सनल लॉ, राजीव गांधी के खिलाफ रिवोल्ट करके गए थे, और बीपी सिंह के बड़े खास चेले थे ये।
फिर बसपा और कौन कौन अलग दलों के एकदम यात्रा करते हुए अलग अलग बोगी में भाजपा में आ गए। आज गवर्नर है, इतना ज्यादा राष्ट्रवादी है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ख्याल ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का ख्याल नहीं है। और तमिलनाडु वाले तो उनसे भी आगे गए हुए हैं। तमिलनाडु वाले ने तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब बिल आप वापस स्टेट को लौटाते हैं और स्टेट असेंबली अगर उसको दोबारा पास करके भेजता है तो आपके पास उस बिल पे कंसेंट देने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। तमिलनाडु के गवर्नर ने, विधानसभा ने, जब गवर्नर ने वापस बिल किया, 7-8 जितने भी बिल थे जब वापस किया, कि 10 बिल थे, जितने भी बिल थे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक असेंबली में उसको दोबारा पेश करके गवर्नर साहब के भेजा। उसके बाद गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरफ धज्जी उड़ाते हुए उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हालत है इस देश के अंदर, जो मशीनरी जो रन कर रहे हैं वो। तो अब तो कांसी बात कर रहे हैं कि आपने अभी अम्बेडकर साहब की बात करी थी कि उन्होंने ये कहा था, तो अब तो देख लीजिए कि उसमें जो स्पष्ट प्रावधान है उसका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। देखिए, जहां पे कोई ग्रे मिसयूज होने के लिए कर सकता है, कोई मिसयूज करते भी हैं। 70 साल में हुआ भी है, ग्रे एरिया का मिसयूज हुआ है, जहां पे संविधान में कुछ स्पष्टता नहीं है, उसका मिसयूज सरकारें करती हैं, गवर्नर्स करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं। लेकिन जहां पे स्पष्ट प्रोविजन है उसका मिसयूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का क्या है, नोटिस भी हुआ पड़ा है, 1 साल हो गया नोटिस का। लोकसभा के स्पीकर साहब हो चाहे वर्तमान सरकार में, ये भी थोड़ी बहुत शर्म नहीं है कि संविधान का ये प्रोविजन है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर होगा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी हो चुका है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं करवाया ये इस सरकार ने। 5 साल बीत गए। भारत के इतिहास में पहला बार होगा 70 साल 75 साल के इतिहास में कि लोकसभा बिना डिप्टी स्पीकर के 5 साल गुजर गया। अब आप बात बताइए कि अब आप कहिएगा कि 93 सांसद को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। अरे भाई, ये संसद को संसद मान ही नहीं रहे, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं मान रहे हैं, ये अपना एक महल मान रहे हैं। तो राजा किरदारों का जो महल होता था, राजाओं बादशाहों का महल होता था, और वहां 50 दरबारी जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर करने वाले होते थे, और बादशाह सलामत का जो आदेश होता था वही अंतिम होता था। और जो नहीं मानता था, मुगलिया काल में या उससे पहले जो शासक थे, उनकी गर्दन काट दी जाती थी। अब गर्दन तो काट नहीं सकते। अगर किसी ने वहां पे साजिश करी बादशाह के दरबार में तो गर्दन काट दी जाती थी, उसको सरेआम चौराहे पे कोड़े से पिटवाया जाता था, उसके हाथ काट दिए जाते थे, उसके आंख फोड़ दिए जाते थे। इस तरह की घटनाएं होती थी इतिहास में, मौर्य काल से लेके ब्रिटिश राज तक हुआ होगा ऐसी घटनाएं बहुत सारी, हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। अब चूंकि ये डेमोक्रेसी में ऐसे सरेआम कोड़े लगवा नहीं सकते विपक्षी सांसदों को, उनका आंख फुड़वा नहीं सकते, उनके गर्दन तोड़वा नहीं सकते, तो लोग विधानसभा के अंदर। हालांकि 1-2 बार अगर होगा, किसी दिन ये भी सुनने मिलेगा कि वो मार्शल आए और मार्शलों ने विपक्षी सांसदों के हाथ पांव तोड़ दिए। किसी दिन ये भी आपको घटना मिली जाएगी आने वाले टाइम में। अगर उनका हाथ काटा ना जाए, उनको मारा ना जाए, हाथ पांव तोड़ा जा सकता है किसी दिन, ये भी देख लीजिएगा, तो आपके सामने नजर आएगा। या भाई वे कॉरिडोर में जा रहे हो, अकेले में कैमरा में कवर ना हो, 2-4-10 घूसा किसी विपक्षी सांसद को लगा दे। ये भी हो सकता है कि अच्छा तो बहुत बोलता है, अंदर 50 घूसा मार देगा अंदर, वो बेचारा बुजुर्ग कोई सांसद होगा, वो कहेगा कि अब ये भी नौबत आ गए। तो शायद ये नौबत भी आ जाएगी अगर यही स्थिति रही, तो मेरा ये मानना है। जेपी सर, क्या ये सिंगल इफेक्ट है? अगर विधानसभाओं में जहां गैर भाजपाई सरकार है, वहां पे भाजपाई विधायकों को अगर उसी तरह निकाल के फेंक दे, सबको सस्पेंड कर दे, क्या देश अराजकता की ओर जा रहा है बगैर घोषणा किए हुए? 101% अराजकता की ओर जा रहा है। और जिस बात पर अभी मीडिया ने या सोशल मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, एक बहुत खतरनाक बात पिछले दिनों हुई। गृह मंत्री अमित शाह के मुखार बिंदु से निकला है। जिस गुजरात दंगे, गुजरात नरसंहार को अभी तक बीजेपी या जो सत्ता की कोठरी है वो कहती थी कि वो जो है गोधरा के बाद जो है स्वतः स्फूर्त दंगे थे और उसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं थी, उस पर जो है आपके जो है गृह मंत्री का ये कहना था कि मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया, मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया कि गुजरात में दंगे होना बंद हो गए।
अब ये बात कोई पूछे तो इसका मतलब है ना कि मतलब वो जो स्वतःस्फूर्त दंगे में वो मोदी जी द्वारा प्रायोजित था, अगर गृह मंत्री की बात पर आप विश्वास करें तो कौन सा सबक सिखाया उन्होंने? यही सिखाया ना कि 3 दिन पुलिस कुछ न करे, जो हो रहा है होने दे। बहुमत से अल्पमत का कत्लेआम करवाया और उसको जो है गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो है मोदी जी ने ऐसा सबक सिखाया। तो ये माइंडसेट है। पार्लियामेंट की एक झलक हमने किसी सोशल मीडिया पर ऐसे स्क्रॉल करते हुए देखी थी, जिसमें वो कह रहे थे, हाँ, दिग्विजय सिंह को कह रहे थे, बैठ जाओ बैठ जाओ, यही सब हरकत रहेगी तो तुम अगली बार जो है संसद में दिखाई नहीं पड़ोगे। बैठ जाओ मतलब बोली में भी जो है, अब आप उनको गुजराती कह के कहिए कि साहब उनको जो है आदर सूचक शब्द जो है, इतने सीनियर उसको जो इतना जो है वो आपका वो रहा हो, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री तक रहा हो, उसके लिए बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाइए की जगह बैठ जाओ। तो ये माइंडसेट तो इनका जो है वो अराजकता का है ही है। और चूंकि हर राज्य में इन्होंने गवर्नर को बैठा रखा है जो है कानून व्यवस्था की मशीन, वो ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई बहाना मिले तो तुरंत जो है उस सरकार को बर्खास्त कर दे, चाहे वो तमिलनाडु की सरकार हो चाहे केरल की सरकार हो। अच्छा, केरल में ये है नहीं, केरल में ये होते तो अब तक केरल भी यूनियन टेरिटरी बन गया होता, जैसे जैसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना। आपके तमिलनाडु में ये होते तो तमिलनाडु में भी आधा यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी में वो विभाजित हो गया होता, आपसे बता रहे। क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी एकदम जम्मू कश्मीर की तरह सामने आ गया। और आपका जब जब कमजोर जुडिशरी रहती है तो सरकार की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं लगता। आप देखिए, अभी जो है जो फाइनेंस बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इनके अब दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अभी तक जो है संविधान पीठ ने नहीं सुना कि जो इन्होंने तमाम बिलों को फाइनेंशियल बिल के रूप में पारित कराया है। अभी जो लेटेस्ट है, जो इन्होंने आपका दूरसंचार वाला जो बिल पेश किया है लोकसभा में, उसको भी मनी बिल के रूप में पेश किया है। अब दूरसंचार को आप अपने हाथ में ले रहे हैं तो इसमें मनी बिल का क्या इसका रिलेशन है, आप ये बताइए। अच्छा, उसको मनी बिल के रूप में पेश किया है दूरसंचार वाले उसको, जिसमें ये सारे जो है प्राइवेट दूरसंचार वाले उसको जो है नियंत्रित करेंगे और जब चाहे जिसको रोक लगा देंगे, जब चाहे जिसको ये कर देंगे। आप बता क्यों? क्योंकि सरकारी वाला तो ये रोक ही देते हैं इंटरनेट, प्राइवेट ऑपरेटर्स बहुत से आ गए हैं, प्राइवेट वाले पर भी इनका जो है जो अंकुश हो जाएगा, तो जब चाहेंगे पूरे देश को ये जो इंटरनेट से ठप कर देंगे। आप तो बता रहे। अच्छा, सारी व्यवस्था पैसा पेमेंट करने से लेके बैंक की जितना डिजिटल मामला है सब इंटरनेट से संबंधित है। एक झटके में ये चाहे तो देश के जो है अधिक संख्या आबादी जो डिजिटल का प्रयोग करती है उसको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दें। आप देखते होंगे कि आजकल लोग जेब में पैसा नहीं, एटीएम कार्ड लेके चलते हैं और जब जरूरत होती है तो एटीएम बूथ में जाकर के 500, 1000, 2000 रुपया निकाल के ले आते हैं। तो अगर एटीएम ही काम करना बंद कर दे 10 दिन लगातार, तो जो 1000, 2000, 500 रुपया वो ले आते हैं वो कहाँ से ले आएंगे? मतलब आप समझिए कि वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे पैसा रहते हुए बैंक में। तो अब उसको सारे पर कंट्रोल करना है। ये अब सारे पर कंट्रोल करने जा रहे हैं, उसको मनी बिल के रूप में लाए हैं। जो मैं कहना चाहता हूं, मनी बिल अभी सुप्रीम कोर्ट की कृपा से जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो ईडी मनी बिल से, दूरसंचार मनी बिल से, तो मतलब सारी चीजें हैं जो इनका मन, तो इन्होंने तो सारे नार्स को एकदम समझ ली धज्जियां उड़ा दी हैं। तो जो धज्जियां उड़ा दी हैं भाई, बहुत लोगों को सूट कर रहा है, वो लोग इनको वोट ले रहे हैं, बहुमत का वोट है। और कांग्रेस को लोग शिक्षा दे देंगे कि मुसलमान का तुष्टीकरण कर रहे फलाने। अरे भैया, वो साफ हिंदुत्व में जाने के बाद कौन सा हिंदू वोट पा रहे हैं? जब ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट को लोग क्यों वोट देंगे? तो जो आपके हैं वो आपके रहते नहीं है, और जो आपके नहीं है वो आपके होते नहीं है। नतीजा है कि मुंह के बल आप गिरते हैं जी, रही सही कसर छत्र पूरा कर देते हैं। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही शानदार चर्चा रही। अगले एपिसोड में जब हम मिलते हैं जी संजीव। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जो क्षरण हुआ है संवैधानिक संस्थाओं का, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। ईडी, सीबीआई, जितने भी इंस्टीट्यूशंस में आज जो लगातार आरोप लग रहा है, इवन की मीडिया, ईवीएम, गोदी मीडिया, देखिए गोदी मीडिया की जब आज बात हो रही है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में
डिमांड किया गया था कि प्रेस काउंसिल जैसी सारी संस्थाएं जो डिफंक्ट हो चुकी हैं उनको मजबूत करके लॉ बनाओ, मीडिया कमीशन बनाओ, प्रेस आयोग बनाओ। वो कांग्रेस ने 10 साल नहीं माना और कांग्रेस कोई भी ऐसा कानून लेकर नहीं आई जिससे कि मीडिया निष्पक्ष रहे, मीडिया बेईमान ना हो और मीडिया सरकार के कंट्रोल में ना जाए। मीडिया के इंडिपेंडेंस को लेकर, मीडिया के धांधलियों को रोकने को लेकर कोई भी स्पष्ट कानून कांग्रेस ने नहीं बनाया और तमाम उनको 10 सालों में कहा गया था कि उदारीकरण के बाद मीडिया हाईली करप्ट हो चुका है और सरकार कभी भी इसको अपने कंट्रोल में ले सकती है और वो दिख रहा है आज। तो मनमोहन सिंह को किसी ने रोक रखा था कि मीडिया के इंडिपेंडेंस के लिए कोई लॉ लेके आते, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया कमीशन बनाते। पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी जो थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंडिपेंडेंट मीडिया कमीशन बनाया जाए। राव इंद्रजीत सिंह जो अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं, वो कांग्रेस के राज में, वो कांग्रेस को उस समय एमपी होते थे, उनके चेयरमैनशिप में रिपोर्ट आई थी पेड न्यूज को लेकर, नहीं बना। सीबीआई को लेकर आज तक ये इंडिपेंडेंट कोई लॉ नहीं बना पाए। आज सीबीआई का मिसयूज हो रहा है तो ये रोते हैं, कहते हैं कि सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। अरे भाई, आप इंडिपेंडेंट सीबीआई को लेकर लॉ बना दिए होते तो नौबत तो नहीं आती। ईडी को लेकर भी ऐसे ही इन्होंने उल्टे सीधे लॉ पास किया मनमोहन सिंह के कार्यकाल में और फिर उसके बाद ये बेलगाम होते गए। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर जो कैरेक्टर्स थे, कॉर्पोरेट कैरेक्टर, पी चिदम्बरम टाइप लोग और बड़े बड़े एक से एक महारथी थे। वहां भी अडानी साहब की चलती थी, अंबानी साहब की चलती थी। उन्होंने जैसे जैसे कहा ये कानून बनाते गए। उनके टाइम में मीडिया में अडानी अंबानी की नजर लगने लगी थी। न्यूज 18 जैसे ही का अधिग्रहण का कार्रवाई जो आप देख रहे हैं आज, न्यूज 18 मुकेश अंबानी का है, वो कांग्रेस के राज में उसकी शुरुआत शुरू हो गई थी। तो ये जो सारा कुछ है, इसमें कांग्रेस आज क्यों रोना रो रही है? आज भी कांग्रेसियों में कोई सुधार आपको होते दिख रहा है? आप बताइए, अडानी को लेकर सारे देश में रोते फिरते हैं। अडानी को कांग्रेसियों ने कहा, जहां जिन राज्यों में कांग्रेस रही है वहां जाके देखिए उनको कितनी सुविधा मिलती रही है। तो ये मैं मानता हूं कि पॉलिसी पैरालिसिस या पॉलिसी मेकिंग में जो पूंजीवादी जो घरानों की, क्रोनिक कैपिटलिस्टों की जो रोल रही है, कांग्रेस उससे आजाद नहीं है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस में थोड़ा बहुत परसेंटेज का अंतर हो सकता है 19 और 20 में, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए कांग्रेस को जो आज धकियाया जा रहा है पार्लियामेंट में, मैं सब धकियाना इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब अभी मोदी जी ने इनको पिटवाया नहीं है, अंदर धकिया के बाहर किया है। इसके लिए जिम्मेवार ये खुद हैं। अगर इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं में जो आशंका आपने कहा कि अंबेडकर साहब ने जाहिर करी थी, अगर उन आशंकाओं पे काम किया होता बाद की सरकारों ने, और जहां जहां थोड़ी थोड़ी त्रुटि रह गई थी, अगर उसको त्रुटि को सुधारते जाते तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते हमें, जिसके लिए आज कांग्रेसी रो रहे हैं। मेरा ये कहना है। जी जेपी सर, कुछ फाइनल कमेंट? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि आज अगर ये सत्ता में है तो इनको जो है थाली में सजा करके कांग्रेस ने दिया है। जो कांग्रेस राजीव गांधी के समय से शॉर्ट साइटेड होने लगी थी, ये उसका दुष्परिणाम है। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, कोई इससे सहमत हो या असहमत हो। उस शॉर्ट साइटेड के कारण पता नहीं किसने राजीव गांधी को सलाह सॉफ्ट हिंदुत्व की दी थी, और सॉफ्ट हिंदुत्व राजीव गांधी से लेके अभी राहुल गांधी और महाभारत उसी समय शुरू हुआ था। प्रियंका गांधी तक चल रहा था। लोहिया जी को मैं बहुत बड़ा विचारक मानता हूं, लेकिन लोहिया जी के भी कुछ काम ऐसे थे जो लोहिया जी के उसमें भी दूरदृष्टि का अभाव था, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्टों से लेके जनसंघों को एक ही थाली में बैठा करके और राज्यों में सरकारें बनवा दी थी, इतने विचित्र विचारधारा के। और जनसंघ का जो प्रादुर्भाव हुआ उसमें लोहिया जी का कम योगदान नहीं, इस निगाह से देखे तो कहने का मतलब है कि जब आप सब चीजों के मीमांसा करते हैं तो आपको थोड़ा क्रूर होना पड़ता है और सही बात आपको कहनी पड़ती है, चाहे भले किसी को सूट करे या न सूट करे। अब सवाल इस बात का है कि जो आजादी की लड़ाई से तपे हुए नेता थे, उनकी विचारधारा चाहे जो भी हो, लेकिन वो सबको साथ लेके चलने की उनकी प्रवृत्ति थी। और जो ऊपर से लदे हुए नेता कांग्रेस में थे, देवकांत बरुआ स्टाइल, जो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उन्होंने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया। और एक आइकन वो दे दिया कि जैसे कि मोदी इज इंडिया और इंडिया इज मोदी। तो ये जो है वो, ये सारा जो है वो क्या कहते हैं, रायता कांग्रेस का फैलाया हुआ है। और अभी तक कांग्रेस कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति लेके नहीं आई, आपसे बता अभी तक।
अभी तक आपने कहीं सुना कि अगर हमारी सरकारें बनी या हमारी केंद्र में सरकार बनी तो हम जो है वो एक बार फिर से ये इस पे विचार करेंगे कि हम पूंजीवादी नीतियों पर चले और नेहरू की मिश्रित, जब आपने नेहरू की मिश्रित आर्थिक नीतियों को खुद ही छोड़ दिया तो अगर मोदी जी नेहरू जी की आलोचना कर रहे हैं या बीजेपी आलोचना कर रही है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आपको इतिहास नहीं मालूम? अरे आप इतिहास में कहाँ अमल करना चाहते हैं? आप तो मनमोहन सिंह जो विश्व बैंक के कर्मचारी थे, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, तो विश्व बैंक का कर्मचारी अगर भारत की नीतियों को डिसाइड करेगा तो देश कहां जाएगा? क्यों रो रहे हो? चलाओ उसी नीतियों पर, चकाचौंध चलाओ, चाहे घर में दिया जले या ना जले, 5 किलो राशन पर चाहे पूरी जिंदगी चले, तुम बस वो जो है चकाचौंध जो है किए रहो, ताकि जो बाहर से आए तो लगे कि बड़ा जो है डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है। कांग्रेस को वैकल्पिक आर्थिक नीतियां लेकर आनी पड़ेगी। कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम सोशल जस्टिस में ब्राह्मणवाद नहीं चलाएंगे। ठीक, जी शुक्रिया आप दोनों का जी। एक सेकंड देखिए, अकेला लोहिया जी ने बीजेपी को मजबूत नहीं किया, बीजेपी के सहयोग से सारे चलते रहे हैं। अगर कांग्रेस को माइनस करिए तो बीपी सिंह भी बीजेपी के सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लालू यादव भी बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चलाते रहे और बीजेपी को प्लेटफॉर्म शुरू में इन लोगों ने दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में तो बीजेपी के सहयोग से लालू यादव कभी सरकार नहीं चलाया। लालू यादव को शुरू में, आपको याद होगा, 20-25 विधायकों को जो फर्स्ट टाइम 89 में लालू यादव सीएम बने थे तो उसमें बीजेपी का सपोर्ट उनको था। अच्छा, मुझे याद नहीं। ज्ञानेश्वर यादव, उस समय ज्ञानेश्वर यादव बीजेपी विधानमंडल के दल के नेता थे, जहां तक मुझे याद है। और उस समय आज की तारीख में मैं बहुत समाजवादियों को प्रयागराज में जानता हूं कि जो खांटी समाजवादी थे लोहिया जी के समय में, जो जिनको इंदिरा गांधी ने लाठी चार्ज में पिटवाया था, वो जो है बीजेपी में है। या बीजेपी में जाके फिर से जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस में या कहीं आए हुए हैं, आपसे बता रहे हैं। जहां आप प्रयागराज में जा रहे हैं, श्याम कृष्ण पांडे ये बीजेपी में को भी कई साल सुशोभित कर चुके हैं। सतीश अग्रवाल, श्याम कृष्ण पांडे, इस तरह की लाइन लगी हुई है इलाहाबाद में, आपको बता दें। शरद यादव भी रहे बीजेपी के सहयोगी, एनडीए के कन्वीनर। जी, रामविलास जी। भी चले गए। नहीं, अरे आप छोड़िए, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जी। अब उनकी अगर नीतीश कुमार से लड़ाई हो गई तो बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, आपसे। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का, और जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में गर्मा गर्म बहस के साथ। दोस्तों, यहाँ मन की नहीं काम की बात होती है और इतिहास साक्ष्यों के साथ बात होती है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी होती मुलाकात अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर।